जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस 6 इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस ऑन द 20th एंड 21st ऑफ अगस्त। अंत में एक क्वेश्चन दिया जाएगा। मेरी अपील आप सबसे, मैं बार बार कहता हूं कि प्लीज क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। कमेंट सेक्शन में 250 वर्ड्स में उस क्वेश्चन का आप आंसर करें। जो बच्चे इस साल प्रीलिम्स नहीं दे रहे हैं, जिनका प्रीलिम्स अगले साल है, तो उनको तो मैं खास करके रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस एक्सरसाइज में रेगुलरली जरूर हिस्सा लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले आर्टिकल की टुवर्ड्स। तो पहला आर्टिकल है, इज अ कास्ट सेंसस रिक्वायर्ड। सो बेसिकली ये क्वेश्चन और आंसर राउंड में ये एक आर्टिकल आया है। सो दिस वाज एन इंटरव्यू टेकन बिटवीन सतीश देशपांडे एंड वेलेरियन रॉड्रिग्स। तो इसमें इस पूरे इंटरव्यू में से कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले कास्ट सेंसस को लेके काफी बातें पास्ट में भी हो चुकी हैं, हमने काफी एडिटोरियल्स इसको लेके भी डिस्कस करें, बिकॉज जैसे आप जानते हैं ओबीसी का जो 127th अमेंडमेंट बिल ओबीसी जो भी पीछे रिसेंटली न्यूज में था, उसको लेके भी काफी एडिटोरियल्स आए थे। 16 जुलाई को एक एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस में आया था सुहास पालचेकर का, प्लीज डू रीड दैट। हमने वो डिस्कस भी किया था अपनी डेली एडिटोरियल डिस्कशन में। नाउ, इज अ कास्ट सेंसस डिजायरेबल? Yes, that it is very much desirable because a caste census would actually bring to the fore the large number of issues that any democratic country needs to attend to. तो कौन सी ऐसी कम्युनिटीज हैं, कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको ज्यादा पॉजिटिव एफर्मेटिव एक्शन की रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द स्टेट, दैट वी विल गेट टू नो वेरी क्लियरली इफ वी हैव अ एफिशिएंट कास्ट सेंसस डेटा विद अस, राइट? बिकॉज व्हाट इज सीन नाउअडेज इज दैट जो डोमिनेंट कम्युनिटीज हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से जाट्स एंड मराठास, वो काफी ज्यादा पॉलिटिकल क्लाउड होल्ड करते हैं और बहुत सालों से उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते आ रहे हैं फ्रॉम द स्टेट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस। बट हो सकता है विद इन द सेम कम्युनिटी, विद इन द सेम कास्ट, लेट्स से जाट या मराठास की बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं बेनिफिट मिल पा रहा, जिनको किसी किस्म का पॉजिटिव एफर्मेटिव एक्शन नहीं मिल पा रहा, और भी ऐसे अन्य कितनी जाति हैं जिनको अभी स्टेट की तरफ से बेनिफिट नहीं मिल पाया। वो ताकि हमारे सामने आ सके वो कौन सी कम्युनिटीज हैं, उसके लिए हमको डेटा चाहिए। इसी के करके हेंस अ कास्ट सेंसस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ, कास्ट इज नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ डिसएडवांटेज, इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रिविलेज एंड एडवांटेज इन आवर सोसाइटी। तो जैसे जो पॉलिटिकली डोमिनेंट कास्ट हैं, उनके लिए कास्ट बिकम्स एडवांटेज, राइट? Caste enumeration is also required to document as far as possible this privilege. So those communities, those castes who have been enjoying privileges from a long time and they have attained maximum benefit of it, that needs to be highlighted. और जो नहीं, जिनको benefit मिल पाया, जिनको required है, उसकी भी हमारे सामने डेटा, उसके हमारे सामने वो डेटा होना चाहिए। ठीक है? Caste has produced advantages for certain communities and these also need to be recorded, right? Now, Why do the governments shy away from releasing the caste census? तो जैसे कि आप जानते हैं, जो पहला कास्ट सेंसस इंडिया में हुआ था, कॉलोनियल रूल के टाइम पे हुआ था, 1931 में हुआ था। ठीक है? उसके बाद अगर रीसेंट पास की हम बात करें तो 2011 में कास्ट सेंसस हुआ, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा हुआ था। उसकी जो रिपोर्ट थी, जो उसकी डेटा था, वो 2015 में आया था, यानी कि 2011 में जब यूपीए की सरकार थी और 2015 में जब एनडीए की सरकार थी, तब रिलीज हुआ था। दोनों ही पार्टीज ने, चाहे कांग्रेस लेड यूपीए थी, चाहे बीजेपी लेड एनडीए थी, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज ने रिस्ट्रेन किया कास्ट सेंसस को पब्लिक में डिस्प्ले करने का। कारण बीइंग दैट, ये बहुत एक कॉमन कारण है, बहुत टाइम से कारण सारे पॉलिटिकल पार्टीज कहते आ रहे हैं दैट वी डोंट वांट अ डिवाइड इन द सोसाइटी। हम नहीं चाहते कि हम कास्ट सेंसस रिवील करके सोसाइटी में कास्ट का डिवाइड और बढ़ाएं, बिकॉज दे से दैट हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, उनका ये कहना था कि कास्ट सिस्टम शुड बी अबॉलिश्ड, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, वो सब ठीक है, वो कहते थे, लेकिन उन्होंने तो ये भी कहा था ना कि कौन सी ऐसी कम्युनिटीज हैं। तो एक पॉजिटिव एफर्मेटिव एक्शन की बात है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन इनडायरेक्टली। ठीक है? तो वो पॉजिटिव एफर्मेटिव एक्शन तो देना ही है। कास्ट सिस्टम आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद हम सारे चाहेंगे कास्ट सिस्टम ना रहे, डिस्क्रिमिनेशन ना रहे, बट उसके लिए जो अभी जो कम्युनिटीज हैं, खास करके वो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज जो हैं, उनको भी जिनको बेनिफिट चाहिए, उसके बारे तो हमको पता होना जरूरी है ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत कन्वीनियंटली कह देती हैं कि हम इसी करके कास्ट सेंसस रिवील नहीं करते ताकि सोसाइटी में डिवाइड ना रहे, हार्मनी बनी रहे। So this is a very convenient reason they say, right? The real point is that they have a fear of being exposed. The government has a fear of being exposed if they reveal the data. So उससे ये सामने आ जाएगा कि वो किन कम्युनिटीज को बेनिफिट अभी तक दे रहे थे और कौन सी ऐसी कम्युनिटीज जिनको अभी तक बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। जो पावर में होते हैं वो डेटा कंट्रोल करते हैं, चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी रही हो, चाहे यूपीए हो, चाहे एनडीए हो। ठीक है? डेमोक्रेसी इज बिकमिंग अ रूल बाय अ पर्टिकुलर पार्टी और पार्टीज विच हैव वॉन एन इलेक्शन। सो वेस्टेड इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल पार्टीज के रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं फ्रॉम रिलीजिंग सच इंपॉर्टेंट पब्लिक डेटा। चलिए, अगला आर्टिकल है जी, द अब्राहम अकॉर्ड्स एज इंडियाज वेस्ट एशिया ब्रिज। ये आर्टिकल कल आया था द हिंदू में।
ठीक है। नाउ जैसे कि आप जानते हैं अब्राहम अकॉर्ड के बारे, लास्ट ईयर जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तब उनके कार्यकाल में ये अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया था बिटवीन इजराइल एंड यूएई। ठीक है। सो द फुल नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस बिटवीन इजराइल एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कॉलिंग द अग्रीमेंट्स अ हिस्टोरिक डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू, इस अकॉर्ड को हम अब्राहम अकॉर्ड कहते हैं। इससे पहले अगर हम बात करें ग्रेटर मिडिल ईस्ट रीजन में, तो इजिप्ट पहली कंट्री थी जिसने पीस अकॉर्ड साइन किया था इजराइल के साथ। सो इजिप्ट और इजराइल के बीच में 1979 में हुआ था, और जॉर्डन और इजराइल के बीच में, सो जॉर्डन वाज द सेकंड कंट्री इन द गल्फ रीजन जिसका 1994 में इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन पीस अकॉर्ड साइन किए गए थे। ठीक है। तो अब यूएई के साथ हुआ है। ठीक है। नाउ अब दिल्ली के लिए इसमें क्या है, सी अब दिल्ली के लिए एक बहुत स्ट्रेटेजिक एक एम्बिग्विटी कंफ्यूजन बना रहता है टू डील विद इजराइल एज वेल आल्सो इन डीलिंग विद द गल्फ के साथ डील करना। इंडिया के रिलेशंस अच्छे रहे हैं सिंस द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया हैज एंजॉयड डिसेंट गुड रिलेशंस विद द गल्फ कंट्रीज, एंड गल्फ के साथ एंगेज करना जरूरी क्यों है, बिकॉज हमारी बहुत सारी ऑयल नीड्स है, सिक्योरिटी नीड्स है, जिसके करके हम गल्फ पे डिपेंडेंट हैं। इजराइल के साथ अभी हाल ही में कुछ पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं कि हमारे रिलेशंस बेटर हो रहे हैं विद इजराइल ऑल्सो। सो एट द सेम टाइम हमको इस बात का फेयर रहता था कि इफ वी आर इंगेजिंग विद इजराइल, उससे जो हमारी गल्फ कंट्रीज है वो बुरा ना मान जाए। अब गल्फ कंट्रीज क्यों बुरा मानेंगी, बिकॉज एज यू नो, बिकॉज ऑफ द इजराइल पैलेस्टीन इशू, तो बहुत सारी जो गल्फ कंट्रीज हैं दे हैव ऑब्वियसली सपोर्टेड द कॉज ऑफ पैलेस्टीन, एंड इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में आपको पता है काफी सालों से झगड़ा लड़ाई चलती आ रही है। तो इंडिया के लिए यहां पे बड़ी कंफ्यूजन रहती थी कि अगर इजराइल को वो सपोर्ट करें तो वो अपनी गुडविल गल्फ के साथ भी मेंटेन करके रखें, और अगर गल्फ को वो सपोर्ट कर रहे हैं गल्फ कंट्रीज को, एट द सेम टाइम इजराइल के साथ भी उनकी गुडविल बनी रहे। ठीक है। अब थोड़ा काम इंडिया के लिए भी आसान है, बिकॉज गल्फ कंट्री का जो एक रिलेशन है विद इजराइल इज बिकमिंग मोर बेटर एंड क्लियरर। नाउ इंडियन कंटिंजेंट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स विल नाउ विजिट इजराइल इन अक्टूबर टू टेक पार्ट इन द मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। Now, deepening ties with the Gulf. Now, as I said, that we've had good relations with the Gulf countries from a long time. Now, India conducted the Zayed Talwar naval exercise with UAE off the coast of Abu Dhabi. Secondly, Indian Army Chief General M.M. Narwane, he recently visited UAE and Saudi Arabia, becoming the first chief of Indian Army to do so. Right? So that shows कि strategically हमारा जो engagement है with the Gulf countries वो और better हो रहा है. In 2017, India signed a deal with Oman to access the facility of Duqm Port. ठीक है जी। एंड अब अब्राहम अकॉर्ड्स आने के बाद, साइन होने के बाद, नाउ दिस ऑब्स्टिकल ऑफ बैलेंसिंग द एक्ट इंडिया हैड टू प्ले बिटवीन द गल्फ एंड द इजराइल, दैट हैज बिकम मोर बेटर नाउ चेंजेस आफ्टर द अकॉर्ड। Now, accords from the UAE's perspective were to make sure the Emirate, along with its international centers of trade such as Dubai and Abu Dhabi, do not become targets between Israel and Iran. So, Israel, Iran, Palestine, ये तीनों कंट्रीज हैं इस रीजन में जिनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा रहते हैं, तो किसी किस्म का स्पिल ओवर इफेक्ट उनकी कंट्रीज में ना आए, बिकॉज दे, सो यूएई हो चाहे सऊदी अरेबिया हो, यहाँ पे बहुत they are very powerful trade centers over there. A lot of trade happens over there. तो वो political instability उनके regions में spill over हुए. So that is one reason that these countries were in favor of signing an accord with Israel. Although historically they have supported the Palestine cause. Now Riyadh has praised the accords. But, so Saudi Arabia has praised the accords, but said that the resolution of the Palestine state remains at the forefront of its requirements. So Saudi has not yet neglected the cause of Palestine. वो उस बात पे भी adamant है कि पैलेस्टीन इजराइल के बीच में amicable solution निकल सके, या इजराइल पैलेस्टीन स्टेट को recognize कर सके, वो उस बात को लेके अभी भी वहीं पे हैं. But even then, more or less, the Gulf countries have deepened their engagement with Israel. Now, conclusion. Now, historically, India के जो non-alignment approach रही है since the days of Jawaharlal Nehru, that has always been very careful of maintaining a fine balance between Israel and West Asia. Even in the past, India had been training the Iraqi Air Force cadets on the MiG aircraft. At the same time, India also maintained good relations with former President Saddam Hussein. So, India ये fine balancing act काफी सालों से करता आ रहा है. Now, last month, India used Iranian airspace and facilities while evacuating its diplomatic staff from Kandahar in Afghanistan, because, as you know, Afghanistan में बहुत turbulence अभी चल रहा है. And despite the USA-led sanctions in Iran and tensions between Israel and Iran, India has safeguarded its strategic interest and worked with Iran. तो जैसे हम चाबहार पोर्ट की अगर हम बात करें, तो इंडिया ने despite all the sanctions, despite Israel and Iran not having good relations, तभी भी इंडिया ने वहाँ पे चाबहार पोर्ट बनाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ईरान के अंदर. और अब from the UN Security Council to the Indo-Pacific region, New Delhi is expected to be a more assertive diplomatically and militarily. So obviously we moved away from the non-aligned movement era. As
we say that from strategic ambiguity we have come to more strategic clarity now. So आने वाले टाइम में इंडिया का जो रोल है और असर्टिव देखा जा रहा है फ्रॉम द यूएनएससी टू द इंडो पैसिफिक रीजन. नाउ ये आर्टिकल आज आया है जी, द ग्रेट प्रताप भानु मेहता ने आर्टिकल लिखा है, बहुत अच्छा लिखते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में काफी रेगुलर कॉलमनिस्ट हैं ये. द सिंस ऑफ एम्पायर, ठीक है जी. अब ये क्या कहते हैं, द मेस लेफ्ट बिहाइंड इन अफगानिस्तान आफ्टर द यूएसए विड्रॉल. Now issue, the wars in Iraq, Libya, Vietnam, Afghanistan, Somalia, Lebanon, ये सारी यहाँ पे लड़ाइयाँ, चाहे कू रहा हो, लड़ाई रही हो, कुछ भी रहा हो, यूएसए की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हमेशा रही है, ठीक है. सो चाहे वो हम लैटिन अमेरिका की बात करें, लाइक कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, लाओस, हॉन्डुरस, एल साल्वाडोर, ऐसा कोई रीजन नहीं है जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो और यूएस ने इंटरवीन ना किया हो. उसके बाद कुछ मिला, यूएसए को कुछ मिला. सो डिस्पाइट सो मच ऑफ इंटरवेंशन, वॉज देयर एनी कंस्ट्रक्टिव आउटकम? अफगानिस्तान की अगर बात करें, सो द ग्रेट वॉर ऑन टेरर, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, जो 20 साल पहले शुरू किया गया था, आज क्या आउटकम मिला है? अफगानिस्तान इज इन शैम्बल्स. इतना शैम्बल्स में शायद वो 20 साल पहले नहीं था जितना आज वो शैम्बल्स में है. सो डेडली सिंस ऑफ द एम्पायर. तो यहाँ पे प्रताप भानु मेहता कुछ सिंस की बात करते हैं, कुछ पाप की बात करते हैं कि क्या क्या पाप एक यूएसए जैसी कंट्री ने, जो अपने आप को एक बहुत बड़ा एम्पायर मानता है, जो कि है भी, जो कि एक सुपर पावर है भी इतने सालों से, वो ऐसे क्या पाप करे हैं उन्होंने. पहली बात करप्शन, right? So corruption ensured both that the US treasury was drained and no state was built in Afghanistan. तो कितना सारा पैसा यूएस का वेस्ट हुआ है अफगानिस्तान की लड़ाई में, कितने ट्रिलियन डॉलर्स का वेस्टेज हुआ है अफगानिस्तान में 20 सालों में, ठीक है. सो सेकंड इज सेल्फ डिसेप्शन. सो चाहे वियतनाम हो, चाहे अफगानिस्तान हो, अमेरिका न्यू एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन, बट द स्टेक्स इन कीपिंग द मिथ ऑफ इंपीरियल वर्च्यू एंड इंपीरियल पावर प्रोड्यूस सेल्फ डिसेप्शन कि भाई हम यूएसए हैं, हम एक सुपर पावर हैं, हम एक, वहां पे बीच में अपनी ईगो भी आ जाती ना कि हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते हैं. सो डिस्पाइट नोइंग कि इतने साल लड़ाई करने के बाद कुछ नतीजा नहीं निकलने वाला, तभी भी यूएस एडमेंट था, चाहे वियतनाम था, चाहे अफगानिस्तान था, कि 15-20 साल वहां पे हमने बैठे रहना है. Morality, what does the rule of law, oldest democracy, so USA को कहा जाता है जी हम तो oldest democracy हैं, तो what does the rule of law mean when the empire itself enacts a regular lawlessness, ठीक है. so ये सब फिर that's hypocrisy. so continual expansionism, so omniscience of the empire is apt to give every local conflict global significance. सो ठीक है, अब ये यूएसए की पुरानी आदत रह चुकी है दैट यूएसए चाहता है कि लोग उनको भूले ना कि भाई हम यहाँ पे बैठे हुए हैं. अगर कहीं पे भी किसी भी रीजन में कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई इंटरनल किसी भी कंट्री में कोई इंटरनल मैटर चल रहा है, कुछ इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो यूएसए की पुरानी आदत रह चुकी है दैट वी आर द प्री इमिनेंट पावर, वी आर द मोस्ट सुपर पावर, सो वी नीड टू इंटरवीन. ये हमको एक फरमान भगवान ने दिया है दैट वी हैव टू इंटरवीन एंड मेक अ कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन. हिपोक्रेसी, कल्ट्स ऑफ वायलेंस एंड रेसिज्म, ठीक है. सो कल्ट्स ऑफ वायलेंस में द क्रिएशन ऑफ स्टेबल स्टेट्स एंड सोसाइटीज रिक्वायर्स द पैसिफिकेशन ऑफ वायलेंस. ये एक कंसेप्शन है जो यूएस बिलीव करता है इसमें. एंड रेसिज्म, सो यूएसए अपने आप को चैंपियन ऑफ लिबर्टी कहता है, जैसे हमने बात करी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, बट इट कैनॉट गेट अवे फ्रॉम रीइंफोर्सिंग क्लेम्स ऑफ सुपीरियरिटी दैट जनरेट्स रिजेंटमेंट्स. तो अपने ही बैकयार्ड में जो रेसिज्म की प्रॉब्लम यूएसए में है, उसको डील करने का इतना ज्यादा फोकस अमेरिका का नहीं रहता. बट बाकी कंट्रीज में क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है, शिया सुन्नी वायलेंस हो रहा है, वहां पे अमेरिका का इंटरेस्ट ज्यादा रहता है इंटरवीन करने का. नाउ द कंक्लूजन, द विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान इज नॉट एन एंड ऑफ द करप्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द वायलेंस, राइट. सो ऑब्वियसली अभी इस बात को हम नहीं कह सकते कि अगर अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया है अफगानिस्तान को तो आज अफगानिस्तान एक बहुत अच्छी सिचुएशन में, पीसफुल सिचुएशन में, हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, ठीक है. विड्रॉल डज नॉट सिग्नल अ कमिटमेंट टू ग्रेटर मल्टीलेटरलिज्म और द रूल ऑफ द लॉ. It is the Afghan president, the army which has failed the Afghans. So they are to be blamed. कि 20 साल अमेरिका वहां पे रहा, उसके बावजूद भी क्या ये जो आर्मी थी, पुलिस थी, इतनी वीक थी कि 20 साल अगर अमेरिका रहा था तो उनसे इतना अच्छा उनका इंस्टीट्यूशन ट्रांसफर नहीं हो पाया कि वो इस सिचुएशन में आके लड़ सकते तालिबान के अगेंस्ट. एंड दे वर 3 लाख इन नंबर एंड तालिबान वाज जस्ट 75,000 as compared to them. Now, the US management of withdrawal will give fillip to fundamentalism deepest psychological impulses. चलिए अगला आर्टिकल है जी इंडियन एक्सप्रेस में कल आया था, द इनफॉर्मल सेक्टर टू द फोर. सो कंटेक्स्ट है इंडिया का इनफॉर्मल सेक्टर. तो इशू क्या है? इशू ये है इंडिया का बहुत बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर है जो कि एम्प्लॉय करता है अराउंड 80% ऑफ द लेबर फोर्स एंड 50% ऑफ द जीडीपी इस इनफॉर्मल सेक्टर से आती है, ठीक है. नाउ इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स सफर्ड फार मोर फ्रॉम द नेशनल लॉकडाउन दैन द फॉर्मल सेक्टर काउंटर पार्ट्स. जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे उनका तो काम चल रहा था, सैलरी आ रही थी, बट जो इनफॉर्मल वर्कर्स थे ऑब्वियसली दे वर लेफ्ट जॉबलेस. मोस्ट ऑफ देम वर माइग्रेंट्स आल्सो. इंडिया वाज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज विद हाई इन्फ्लेशन थ्रू आउट द पैंडेमिक स्ट्रिकन 2020.
right? The prospects for the 40% in the informal agriculture sector have been surprisingly resilient. Agriculture sector में फिर भी हमने एक growth देखा था pandemic के time पे. Wages were still pretty much decent as far the agriculture sector is concerned, right? So rural wages have held up well over the pandemic, led by good monsoons and exemptions to the food trade from the various lockdowns. तो rural इकोनॉमी में फिर भी इतना इम्पैक्ट फर्स्ट वेव के टाइम पे नहीं इतना आया था, फिर भी एग्रीकल्चर ग्रोथ हुआ था, लेकिन जो अर्बन इनफॉर्मल वर्कर है उसको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट फेस करना पड़ा था. Now the worrying concern in urban India, people employed across the trade, hotels, transport, manufacturing and construction sectors. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो कि दिहाड़ी के बेसिस पे ऑन पर डे बेसिस पे काम करते हैं, तो वो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं. ठीक है. स्पेंडिंग हैज़ मूव्ड फ्रॉम द स्मॉलर फर्म्स टू द बिगर वंस. हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में बूम आया हुआ है, आईपीओज में बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, राइट. स्टॉक मार्केट में बूम के कारण लोग स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमा रहे हैं, एफडीआई भी आ रहा है, एफआईआई भी आ रहा है, बट वो बड़ी फर्म्स के लिए है. छोटी फर्म्स जो छोटी कंपनीज हैं उनके पास इतना कैपिटल नहीं है अभी. Employees of large firms have done much better than the small and informal firms, right? Now, what is the way forward? Now, formalization that comes only on the back of external pressure or leads to deep distress in the informal sector may not be sustainable. So, rather government का focus क्या होना चाहिए? Government का focus on policy होना चाहिए. ऐसी policy changes हों जो कि help करें छोटी और informal companies को, small and informal firms, ताकि वो over a period of time they can grow to become medium और larger formal sector firm. ठीक है. उसके इतना फोकस नहीं करना चाहिए कि इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मलाइज कैसे किया जाए. इनफॉर्मल सेक्टर बुरी बात नहीं है, वो भी काफी कंट्रीब्यूट कर रहा है. पॉलिसीज ऐसी आए जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोग्रेसिवली उनको एक और बड़े फर्म के दायरे में लेके आ सके, राइट. नॉट ओवरनाइट बट ग्रेजुअल स्टेप्स के थ्रू. Now, what is needed is protection for the informal sector workforce via the social welfare schemes such as मनरेगा, and it also calls, इसमें सजेशन दिया गया है एक अर्बन सोशल वेलफेयर स्कीम के लिए भी जो अभी नहीं अवेलेबल इंडिया में. सो एक गुड केस फॉर सेटिंग अप अ मोर परमानेंट डायरेक्ट अर्बन सोशल वेलफेयर स्ट्रक्चर एज वेल. Right now, the conclusion is India can't wish away the informal sector. We can't wash away our hands from the informal sector. Informal sector is very important. At the same time, we need better policies to protect the informal sector. We shouldn't believe in eliminating the informal sector. कि आज हम बोले इसको eliminate करके उसको सारा का सारा formalize कर दें. Believing that the fortunes of the formal and informal sectors move together is a myth. So the fortunes इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर्स के जो फॉर्च्यून्स हैं, जो बैलेंस शीट्स हैं, वो इकट्ठे नहीं मूव करते हैं. उनका फॉर्मल सेक्टर्स का अलग मैकेनिज्म्स है. फॉर्मल सेक्टर्स में जो बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पे वो चाहे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उनको एफडीआई आ रहा है, एफआई आ रहा है, वो और बात है. इनफॉर्मल सेक्टर्स का मैकेनिज्म और होता है. चलिए अगला आर्टिकल है रिबूट टू रीसेट. ये आज हिंदू में आया है. ये किस कंटेक्स्ट में है? द इंडिया यूएसए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. ये अभी पुट ऑफ कर दिया गया है. सो यूएस इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन सिक्योरिंग अ बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एज पर द इंडिकेशंस फ्रॉम द जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. अब इतने सालों की नेगोशिएशन करी जा रही थी, यू नो, years of negotiation towards a mini trade deal followed by a full blown trade pact that Mr. Biden's predecessor oversaw may well be infructuous now. ठीक है. सो जब बैरक ओबामा प्रेसिडेंट थे तो जो बिडेन वॉज द वाइस प्रेसिडेंट when he was the president. तो उस टाइम पे ये विजन देखा गया था कि इंडिया और अमेरिका के बीच में $500 बिलियन का ट्रेड होने की पॉसिबिलिटी का एक्सप्लोर किया गया था. लेकिन वो अभी भी ऑब्वियसली अनफुलफिल्ड है, राइट. अब सीधी सी बात है, अमेरिका का ये कहना है कि भाई हमने आपको बहुत लिबर्टी दी है, राइट. हमने आपके लिए अपनी मार्केट बहुत ओपन करी है, हमने आपके लिए अपनी मार्केट का एक्सेस बहुत ज़्यादा किया था, बट वी आर येट फेसिंग एक्सेस प्रॉब्लम्स इन योर मार्केट. आर गुड्स आर नॉट एक्सेसिबल इन योर मार्केट, सो यू हैव टू ओपन योर मार्केट मोर फॉर द अमेरिकन गुड्स, फॉर द अमेरिकन कंपनीज. दैट इज व्हाट अमेरिका इज सेइंग. इसी के चलते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी इस फैसले को अभी होल्ड कर दिया गया है, राइट. अब अपनी सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को कहां पे वर्क अपॉन करना पड़ेगा? मार्केट एक्सेस में, लोअरिंग ऑफ द नॉन टैरिफ बैरियर्स, एंड उसके चलते म्यूचुअल रिकॉग्निशन पैक्ट्स एंड अडॉप्टिंग कॉमन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैन आल्सो हेल्प इंडियन एक्सपोर्ट्स इन द इंटरिम, राइट. नाउ interestingly, India was pulled out of the US Generalized System of Preferences (GSP) that granted some tariff relief to its exports by the Trump governments in 2019. तो यहाँ पे इस Generalized System of Preference से इंडिया को पुल अवे करा गया था, जिसका फायदा इंडिया ने 2017-18 तक तो बहुत ज्यादा उठाया था. ठीक है. अब ये GSP क्या होता है? Now, what is GSP? Now, GSP is the largest and oldest US का trade preference program. So, this was designed to promote economic development by allowing duty-free entry for thousands of products from the designated beneficiary countries. So, India was a beneficiary country. Until 2019, India was a beneficiary country.
इंडिया वॉज अ बेनिफिशियरी कंट्री अंटिल 2019। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी ऐसी गुड्स थी जो इंडिया से ड्यूटी फ्री अमेरिका में एक्सपोर्ट होती थी। ठीक है, इंडिया हैज बीन द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द जीएसपी रिजीम एंड अकाउंटेड फॉर ओवर अ क्वार्टर ऑफ द गुड्स दैट गॉट ड्यूटी फ्री एक्सेस इनटू द यूएस इन 2017। ठीक है, now the termination of GSP came as a big blow for India's competitiveness in item groups such as garments, engineering and intermediary goods in the American market। तो अमेरिका ने ये बोला कि हमने तो अपनी मार्केट खोल दी, हम तो ड्यूटी फ्री गुड्स आपके देश से यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं, लेकिन आप कब अपनी मार्केट एक्सेस बेटर करोगे हमारे लिए। अब इंडिया का ये कहना होता है कि हम अपनी मार्केट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वी आर डेवलपिंग कंट्री, वी हैव टू सी दैट हमारे जो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं वो इतने कंपटीशन के आके उनका काम खराब ना हो। तो इस करके इंडिया का ये रीजन रहता है कि हम अपने इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बट अमेरिका का ये रीजन है कि फ्री ट्रेड आपने साइन करना है, सो दैट कैन नॉट बी वन वे ट्रैफिक, इट हैज टू बी अ टू वे ट्रैफिक। ठीक है, इस बात को पीयूष गोयल ने भी रिकॉग्नाइज करा है, जो हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर हैं। नाउ अ वे फॉरवर्ड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू होलिस्टिकली रिव्यू इट्स स्टैंस ऑन ग्लोबल ट्रेड। Commerce and Trade Minister has signaled a revamped approach towards the FTAs and reminded the Indian industry that there cannot be one-way traffic. There has to be two-way traffic. अगर हमने ज़्यादा एक्सेस लेना है अमेरिकन मार्केट में, तो हमको अपनी मार्केट भी खोलनी पड़ेगी अमेरिका के लिए। ठीक है, so conclusion, now India needs to demonstrate its potential FTA partners including the EU and UK with which rivals like Vietnam have already sealed a deal। तो अगर वियतनाम ये जगह सील कर रहे हैं, उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पैक्ट साइन हो रहे हैं, तो इंडिया ये जो मौका दिखाना चाहता है कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड के बाद चाइना की बजाय आप हम पे भरोसा रखिए, आप हमारे साथ ट्रेड करिए, तो वो मौका इंडिया खो देगा। सो इंडिया हैज टू एक्सप्लोर दीज पॉसिबिलिटीज नाउ। इंडिया हैज ऑलरेडी वॉकड आउट ऑफ द RCEP, the Regional Comprehensive Economic Partnership, and in the backdrop of the global economic slowdown where India's global exports have fallen consistently, it is very important for India to diversify and strengthen the bilateral relations with the other markets। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है यूएस के साथ, यूके के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये पॉसिबिलिटीज इंडिया को एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, ये सोच के कि इट हैज टू बी अ टू वे ट्रैफिक। डिस्पाइट हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, अपनी इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, बट वी कैनॉट फॉरगेट दैट द ट्रेड कैनॉट हैपन इन वन वे। अगर आपको कंसेशंस लेने हैं तो आपको कंसेशंस देने भी पड़ेंगे। ठीक है, अब यहां पे हार्ले टैरिफ्स की बात करेगी एग्जांपल के तौर पे। सो इंडिया इज अ टैरिफ किंग। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले पास्ट में कहा था कंप्लेन करते हुए दैट इट इंपोजेस ट्रेमेंडसली हाई इंपोर्ट ड्यूटीज। ठीक है, तो यहां अमेरिका कह रहा है कि हम आपकी गुड्स को तो यहां पे अलाउ कर रहे हैं ज्यादा ड्यूटी से नहीं, लेकिन अगर अमेरिकन गुड्स वहां पे जा रही हैं, इंडिया में जा रही हैं, तो उस पर बहुत ज्यादा हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं। तो एग्जांपल हार्ले डेविडसन का दिया गया था, इवन आफ्टर इंडिया हाफ द ड्यूटी ऑन द बाइक टू 50%, द रेट इज स्टिल अनएक्सेप्टेबल। हार्ले का प्लांट है हरियाणा में, उसके बावजूद भी वहां पे बाइक्स असेंबल हो रहे हैं 2011 से, लेकिन उसके बावजूद भी हार्ले इतना एफिशिएंटली इंडियन मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाया। सो ये ग्राफ है जी आपके सामने, तो आप देख सकते हैं कि 2017 में और 2018 में जब जीएसपी में इंक्लूड किया गया था इंडिया को, अभी तो जीएसपी से निकाल दिया गया था, तो जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे वो कितने ज्यादा थे। ठीक है, और हमारा जो ट्रेड सरप्लस था यूएस के साथ, एंड 2018 में ऑफ कोर्स $52.4 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट रहा था एज कंपेयर टू द इंपोर्ट ऑफ $35.5 बिलियन। सो अब आप देख सकते हैं उसके बाद 2019 में ये जो एक्सपोर्ट था कम होना शुरू हो गया, जब जीएसपी रिजीम से हमको बाहर निकाल दिया गया। चलिए अगला आर्टिकल है जी, आज आया है इंडियन एक्सप्रेस में, लॉ मेकर्स एंड डिसऑर्डर। सो ये पीडीटी आचार्य ने लिखा है, ये काफ़ी अच्छे कॉन्स्टिट्यूशनल राइटर हैं, ही इज़ ऑल्सो अ फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा, काफ़ी अच्छा लिखते हैं ये। नाउ कंटेक्स्ट है सवेयर पनिशमेंट ओवर सस्पेंशन। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में अगर हम राज्यसभा की बात करें तो वहाँ पे हाउस प्रोसीडिंग्स में सस्पेंशन का प्रोविजन तो है, लेकिन उससे ज़्यादा कोई सवेयर पनिशमेंट का प्रोसीजर है या नहीं है। ठीक है, सो राज्यसभा कन्वेंशन एंड प्रोसीजर, हाउस रूल्स वेस्ट इन द चेयरमैन ऑल द पावर्स नेसेसरी टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स स्मूथली। ठीक है, अब आपको पता है पार्लियामेंट में काफ़ी क्योस होता है, काफ़ी इस तरह के हंगामा होता है, काफ़ी ऐसे सीन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, रिसेंटली कुछ ऐसा न्यूज़ में आया था कि कुछ पार्लियामेंटेरियंस ऑफ द राज्यसभा दे वर इन्वॉल्वड इन सम काइंड ऑफ डिस्प्यूट विद सम स्ट्रेंजर्स हु हैड एंटर्ड द हाउस इन सम ब्लू यूनिफॉर्म। तो उनके बीच में कुछ लड़ाई हुई थी, कुछ हाथापाई हुई थी। तो उसके करके इस बिहेवियर को जो चेयरमैन है राज्यसभा के वेंकैया नायडू उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया था। ठीक है, उसके चलते द रूल ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द सस्पेंशन ऑफ एमपीज हु डिसरिगार्ड द अथॉरिटी ऑफ द चेयर और अब्यूज ऑफ द रूल्स ऑफ द काउंसिल by persistently and willfully obstructing the business of the house। तो ये रूल्स एस्टैब्लिश्ड हैं, तो पनिशमेंट देने की बात तो जहां तक है वो चेयरमैन का राइट है, वो दे सकते हैं। Now the power to suspend a member is vested in the house, not in the chairman। ठीक है, सो फाइनल पावर जो ऑब्वियसली वो हाउस के पास होती है। चेयरमैन क्या करता है, चेयरमैन नेम्स
अ मिनिस्टर जिसको पनिशमेंट देना है, जिसको जिसने कुछ ऐसा अनरूली बिहेवियर करा है, वेयर अपॉन अ मोशन इज मूव्ड बाय द पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और एनी अदर मिनिस्टर सीकिंग द सस्पेंशन ऑफ द मेंबर। ठीक है, तो ये कन्वेंशन है राज्यसभा का। सस्पेंशन वर्सेस पनिशमेंट, सस्पेंशन इज ओनली सीरियस पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर इन द रूल्स, तो इससे ज्यादा सिवियर पनिशमेंट नहीं प्रोवाइडेड, सस्पेंशन इज द ओनली पनिशमेंट विच इज प्रोवाइडेड। नाउ एक्ट्स ऑफ मिसकंडक्ट, क्या एक्ट्स ऑफ मिसकंडक्ट होते हैं जिसके लिए ये पनिशमेंट सस्पेंशन मिल सकता है? डिसरिगार्डिंग द अथॉरिटी ऑफ द चेयर, यानी कि जो चेयरमैन की पोजीशन को डिसरिगार्ड करना, अब्यूजिंग द रूल्स ऑफ द काउंसिल बाय परसिस्टेंटली एंड विलफुली ऑब्स्ट्रक्टिंग द बिजनेस देयरऑफ, ये आज के टाइम पे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो शायद अब जैसे अगर चेयरमैन को एक बहुत अनपार्टिसन वे में जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, अगर वो इस तरह का अनरूली बिहेवियर कर रहे हैं या प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो चेयरमैन को अपनी पावर यूज करके सस्पेंशन के लिए जरूर रेकमेंड करना चाहिए ताकि हाउस इस बात का फैसला ले सके। ठीक है, फॉर द एक्ट्स ऑफ द मिसकंडक्ट बाय द एमपीज आउटसाइड द हाउस, विद इन द हाउस तो चलो ठीक है, कन्वेंशन बना हुआ, आउटसाइड द हाउस, अगर आउटसाइड द हाउस कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कुछ ऐसा हंगामा किया है, कुछ अनरूली बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट करा है, तो उसके चलते एक प्रिविलेज कमेटी बैठती है जो इन्वेस्टिगेट करती है इस मैटर को। ठीक है, नाउ स्पेशल एड हॉक कमिटीज आर अपॉइंटेड ओनली टू इन्वेस्टिगेट सीरियस मिसकंडक्ट बाय द एमपीज आउटसाइड द हाउस, so no special committee is required to go into what happens before the eyes of the chairman, before the presiding officer inside the house. As per as the rules, they need to be dealt वहां पे ही, there and then only. ठीक है, so conclusion, the rules do not recognize any punishment other than the suspension for a specific period. ठीक है, आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ग्रेटर पेनल्टी, यानी कि जो सिवियर पनिशमेंट की एक जो पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करी जा रही है कि एक सस्पेंशन के अलावा और ऐसी कितनी सिवियर पनिशमेंट हम दे सकते हैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, उस पार्लियामेंटेरियन को जो कि इस तरह का अनरूली बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट करता है। सो आर्टिकल 20 इसको लिमिट करता है सिवियर पनिशमेंट के कंसेप्ट को, बट देयर इज अ स्पेकुलेशन, ऐसी एक रूमर है दैट एक कमिटी बनाने की बात की जा रही है विच कैन सजेस्ट सिवियर पनिशमेंट टू द बिहेवियर विच इज शोन बाय सच पार्लियामेंटेरियंस। Question of the day, Ji. Question of the day है, it is often said that the largest and oldest democracies of the world have enormous trade integration potential. In light of the recent USA-India FTA being called off, how can Atmanirbharta be coupled along with the FTA proposed with countries such as USA, Australia and UK in the near future? 250 words में इसको kindly comment section में comment करिए। So दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम ट्यूसडे को और एडिटोरियल्स के साथ। आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।